गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर एंड इकोनॉमिक्स के अंदर न्यू जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो कंसंट्रेट कीजिएगा बिकॉज आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक विल फुली कवर्ड इन ओ लेवल सिलेबस। सो स्टार्ट करने लगी है मैनेजमेंट से। The term management describes all the activities involved in getting and organizing resources to achieve the objectives of any group or business. So management कहते हैं कि first thing getting all the resources, कि पहले तो resources को get करो, then organizing, फिर उसको organize करो एंड किस लिए करो? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ग्रुप और बिजनेस, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। यानी मैनेजमेंट कहते हैं फर्स्ट गेट द रिसोर्सेज, देन ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एंड देन टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस। यानी दिस इज द ओरिजिनल टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की जो मैनेजमेंट होती है वो ये काम कर रही होती है। और ऑब्जेक्टिव्स आमतौर पे क्या हो सकते हैं ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें ये सारा काम कोई भी मैनेजमेंट कर रही होती है। Without effective management, a business will eventually fail. So बेटे this is again very common sense के किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए सक्सेसफुल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नालायक मैनेजमेंट होगी तो उसकी वजह से बिजनेस भी फेल हो जाएगा। The functions of the management include all of the following. और किसी भी मैनेजमेंट के ये फंक्शन यानी काम होते हैं। The first function of the management is set objectives. Management must decide on the objectives of the business. These objectives need to be realistic and attainable. तो बेटे फर्स्ट टास्क किसी भी जो मैनेजमेंट का होता है वो ये होता है सेट द ऑब्जेक्टिव। यानी अपने सामने कोई मकसद करे कि ये मकसद है जी हमारे बिजनेस का जिसकी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं। एंड देन ये भी याद रखिएगा दीज ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। यानी कोई भी इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव अपने सामने सेट ना कर लें। दीज नीड टू बी रियलिस्टिक यानी अपने बिजनेस के लिहाज से रियलिस्टिक होने चाहिए एंड मस्ट बी अटेनेबल। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा कि इतने इजी टारगेट भी ना सेट कर लें कि विदाउट एनी एफर्ट वो टारगेट अचीव भी हो जाए। सो नीड टू बी रियलिस्टिक, ये आपको बार बार कह रहा हूं। Setting objective give the organization a purpose and target to work together. जब एक दफा आप ऑब्जेक्टिव को अपने सामने सेट कर लेते हो तो फिर उसके बाद डेफिनेटली एक पर्पस जो है वो आपके सामने आ जाता है, एक टारगेट आपके सामने आ जाता है जिसके लिए आपको मिलके काम करना पड़ता है। जैसे अब हम एक एग्जांपल इसकी यहां पे देखने लगे हैं। मैनेजमेंट विल सेट ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ द सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ एटसेट्रा। ये आपको बार बार बता रहा हूं, ये आमतौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। अब एक एग्जांपल हम लेने लगे हैं। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस मस्ट सेट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स सच एज मैक्सिमाइजिंग सेल्स। तो उस बिजनेस के अंदर सपोज करें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो अपने लिए वो सेट कर सकते हैं। नंबर वन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अपनी सेल्स को मैक्सिमम करना है या इंक्रीजिंग रेट ऑफ द टर्नओवर करना है या एंट्रिंग न्यू मार्केट्स। आमतौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सामने ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया। These departmental objectives will help the business achieve its overall objective. And उस डिपार्टमेंट का यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो अपने सामने ऑब्जेक्टिव सेट किए ये दरअसल ऑन दी होल पूरे बिजनेस को हेल्प करेंगे। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया तो ऑन दी होल बिजनेस को हेल्प करेंगे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव उसके अचीव हो जाएंगे। जैसे देखें ना, किसी भी बिजनेस के अंदर आमतौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है। अगर सब मिलके कामयाब होंगे तो ऑन दी होल वो बिजनेस कामयाब होगा ना। सो ये यहां पे आपको अपने माइंड को इस तरह से क्लियर करना पड़ेगा। जी बेटे, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट का होता है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब ये देखें कि सपोज करें कि किसी भी बिजनेस ने अपने सामने एक टारगेट सेट कर लिया कि हमने न्यू मार्केट्स पे एंटर होना है। जैसे सपोज हम पाकिस्तानी बेस कोई कंपनी है और हम अपने सामने एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने जर्मनी और फ्रांस में भी एंटर होना है, वहां की मार्केट को भी हमने इन होना अपने। तो बेटे उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होगी?
प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हमने उस मार्केट में एंटर कैसे होना है। यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग। प्लानिंग इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसके बगैर तो आप टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्लानिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है? इट इन्वॉल्व स्टडिंग मार्केट, यानी आपको उस मार्केट को स्टडी करना होता है जिसके अंदर आप अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे हो। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, और आपको एक कोर्स यानी एक प्लान कर अपने सामने सेट करना होता है। फिर आपको ये भी एज अ मैनेजर ये सोचना होता है कि अगर सपोज करो इस तरीके से काम नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, यानी दूसरा रास्ता क्या है। प्रिडिक्टिंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन, फिर किसी भी मैनेजमेंट को इस काबिल होना चाहिए कि उनको यह देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या हो पाएगा। देन डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन द बिजनेस शुड फॉलो, और फिर एक बेहतरीन प्लान सेट करके उस पर अमल करना होता है टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज, फिर ये भी उसी चीज के अंदर यानी प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड है कि उस मैनेजर को जब वो प्लान कर रहा है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, एंड द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, और हमारा फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये भी प्लानिंग के अंदर शामिल होता है। जी बेटे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी मैनेजर्स का फंक्शन जो है, जो उनका काम है वो होता है ऑर्गेनाइज करना। अब इसके अंदर क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है? पीपल, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ये रिसोर्सेज किसी भी फर्म के मैनेजर को आमतौर पे अवेलेबल होते हैं। ओके जी, रिसोर्सेज को करना क्या है? रिसोर्सेज हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, उसको अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। एंड ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द वर्क गेट्स डन, कि वो काम डन हो जाए। जैसे अगर सपोज करें मैं पाकिस्तानी टीम का मैनेजर हूं तो मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज होंगे? डेफिनेटली कुछ बॉलर्स होंगे, कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ फील्डर्स होंगे। अगर तो मुझे अपने बेस्ट फील्डर का पता है, बेस्ट बॉलर का पता है, बेस्ट बैट्समैन का पता है, और मैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज अगर कर लेता हूं तो डेफिनेटली वर्क विल बी डन। इसी तरह से मैनेजर्स को, जैसे एक मैनेजर को पता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से पीपल हैं, कौन सी हमारे पास इक्विपमेंट है, कौन सा हमारे पास मटेरियल है, तो अगर उसको अच्छे तरीके से पता है कि वो अपनी चीजों को अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकता है तो डेफिनेटली वर्क विल बी डन। सो ऑर्गेनाइज करना इज द फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डेजिग्नेटिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज। उस मैनेजर को अच्छे से ये पता होना चाहिए कि उसने किस टास्क को और किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस एम्प्लॉय को देना है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। डेफिनेटली जैसे क्रिकेट टीम में आपको पता होता है कि मैंने स्ट्राइक बॉलर यानी ओपन किससे करवाना है, पहला ओवर कौन करेगा, मिडिल ओवर कौन करेगा, एंड ओवर कौन करेगा, बैट्समैन में ओपन कौन करेगा, मिडिल पे कौन। हर कोई बंदा हर पोजीशन पे अवेलेबल नहीं होता। अब आप किसी बॉलर को ओपन बैट्समैन नहीं करवा सकते। लाइक इस तरह से मैनेजर को पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी टास्क एंड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस इंप्लॉयज को देनी है विद दी स्पेसिफिक स्किल्स, ताकि उसके अंदर वो स्पेसिफिक स्किल्स होंगे तो वो कर पाएगा ना, नीडेड टू कंप्लीट द टास्क। ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर किसी भी मैनेजर को जब वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है तो दरअसल उसको अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप करना होता है। एंड चेन ऑफ कमांड विद इन द कंपनी, और चेन ऑफ कमांड उसको सेट करनी होती है कि कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका एम्प्लॉय है, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना होता है उसको। डिसीजंस हैव टू बी मेड ऑन, और किसी भी मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं, और वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1, व्हाट वर्क हैज टू बी डन। उसको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। किसी भी मैनेजर को ये पता होता है और वो डेफिनेटली फिर आगे अपने एम्प्लॉयज को बताता है कि दिस इज द वर्क विच नीड टू बी डन, कि हमें इसको डन करने की जरूरत है। यानी नंबर 1 उसको व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कि हमें क्या काम करना है। फिर डेफिनेटली काम डिसाइड तो हो गया, नेक्स्ट टास्क उसके सामने आएगा, हु विल डू द वर्क, कि कौन बंदा वो काम करेगा, क्योंकि हर बंदा लायबल नहीं होता, कैपेबल नहीं होता। एंड देन नेक्स्ट टास्क उसके सामने आएगा, हाउ टू डू द वर्क, कि वो काम करना किस तरीके से, आखिर उसको प्लान बताएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेवल पे है और एक हायर पोस्ट पे है, वो नीचे पूरा उसको प्लान बना के देगा कि यार इस तरीके से करना, इस तरीके से करोगे तो इजीली काम डन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे, फंक्शन ऑफ द मैनेजर है होता है कोऑर्डिनेट करना। तो आप इसको जब पढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
Coordinating typically takes place in meetings and other planning sessions with the department heads of the company to ensure all the departments are on the same page in terms of the objectives and goals. तो बेटे मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास में करता होता है। कोऑर्डिनेटिंग हमेशा मीटिंग्स में होता है या सेशंस वगैरह के अंदर होता है कि वो तमाम जो हेड्स होते हैं उनको बुला लेता है अपने पास और उनको बताता है कि देखें ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको ये करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको ये करना है, परचेसिंग डिपार्टमेंट आपको ये करना है, यानी हर एक के वो हेड्स को बताता है। एंड फिर वो हेड्स अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने अपने प्लान्स को उससे समझ के फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स पे जाते हैं और फिर फर्दर ये काम होता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग, जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगी यानी एक दूसरे की बात को वो समझ रहे होंगे, उतना ही इजीली काम डन हो रहा होगा। जितना एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होगी, जैसे सपोज करें एक मैनेजर जो चाहता है, अगर उसके एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कह रहा है, यानी मे बी उसके अंदर एबिलिटीज ना हो कि वो बात को समझ पाए, तो वो करेगा क्या? जैसे एक कैप्टन अपने बॉलर को कह भी रहा है कि इसको जो है वो यहां पे यॉर्कर मारो, ये वाला प्लेयर यहां पे आउट होगा। अब अगर कैप्टन की बात पे वो अमल ही नहीं कर रहा और वो उसको बार बार जो है वो जनाब मिडिल ऑफ दी विकेट पे बॉल मार रहा है, तो वो पुल करेगा या पुश करेगा इधर उधर, वो चौका छक्का पड़ी जा रहा है। कैप्टन उसको बार बार कह रहा है कि यार आगे बॉल मार, यहां पे यॉर्कर मार, वो आउट हो जाएगा, लेकिन वो अगर अमल नहीं कर रहा। लाइक कोऑर्डिनेशन दोनों एंड पे, मैनेजर शुड बी वेरी केपेबल एंड एम्प्लॉयज शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो अगर कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी तो काम बड़े अच्छे तरीके से डन हो जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, इसके अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। फिर कम्युनिकेशन करने के बाद मैनेजर्स को उस चीज को सुपरवाइज भी करना होता है कि क्या जो मैंने उसको कहा था क्या वो उसके ऊपर अमल कर रहा है, एंड डायरेक्शन बाय द मैनेजमेंट, और वक्तन फवक्तन उनको वो डायरेक्शन दे रहा होता है कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। एंड अगर ये कोऑर्डिनेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतने अच्छे तरीके से काम डन हो जाते हैं। एग्जाम्पल एक लेने लगे हैं कि इन अ बिजनेस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शन, the management will have to make sure that all the departments work together। ये एग्जांपल मैंने बैठे आपको अभी दे दी है कि जैसे एक बिजनेस है, अगर उसके अंदर फर्दर फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो एक मैनेजर को सबसे पहले तो उनको कोऑर्डिनेट करना है, अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, अपनी बात समझानी है कि कंपनी ये चाहती है। फिर वक्तन फवक्तन उनको सुपरवाइज भी करना है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड वक्तन फवक्तन उनके साथ मीटिंग्स करनी है, सेशंस करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है, सुपरविजन करनी है, अपने मैसेजेस पहुंचाने हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। इन ऑर्डर टू डेवलप एंड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, अब ये एक और एग्जांपल आपके सामने वो पुट अप करने लगा कि सपोज करें किसी कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है। अ प्रोजेक्ट टीम with representatives from all the departments could be set up। तो सबसे पहले तो मैनेजर को यह करना चाहिए कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स की एक एक हेड को लेके एक पहले टीम बनाए, could be set up, और रेगुलर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स could be held, या वक्तन फक्तन उन डिपार्टमेंट के साथ मिले और उनको बताया कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, इस तरीके से करना, इस तरह का मटेरियल परचेज करना, इस तरह से उसको सेल डिपार्टमेंट सेल करना। लाइक दीज आर सम थिंग्स विच शुड बी देयर इन अ मैनेजर। जी बेटे, नेक्स्ट जो फंक्शन किसी भी मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए दैट इज कंट्रोल, यानी उसको अपनी टीम के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना उसका कंट्रोल अच्छा होगा उतना ही इजीली चीजें डन हो जाएंगी। अगेन इसको मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक कैप्टन का एक अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर जितना कंट्रोल है कि अगर वो प्लेयर को कहे वहां पे खड़े हो जाओ और सही तरह से करना, बैट्समैन को वो जो डायरेक्शन दे बैट्समैन वैसे ही करे, अपनी मर्जी ना करे, बॉलर को जिस तरह डायरेक्शन दे वो वैसे ही करे, अपने से कुछ ना करे। लाइक जितना कंट्रोल होगा चीजें उतनी ही हैप्पीली एंड इजीली डन हो जाती हैं। एंड जहां पे टीम कंट्रोल नहीं होता वहां पे उतनी चीजें बिगाड़ में चली जाती हैं। तो पढ़ने लगे हैं कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी सबसे पहले तो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दे कि मुझे ये परफॉर्मेंस हर सूरत चाहिए, एंड मॉनिटरिंग द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉयज, और फिर उनको मॉनिटर भी करे कि जो मैंने कहा था क्या उसका ये रिजल्ट आया भी है कि नहीं, टू एंश्योर each employee's performance meets those standards, और वो चेक करे कि हर एम्प्लॉय का क्या वो स्टैंडर्ड है। The controlling purpose process often leads to the identification of the situation and problems, क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग कर रहे होते हो अच्छे से और उनको एनालिसिस कर रहे होते हो that need to be addressed,
तो उसमें क्या होता है, सॉरी, सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स का हमें पता चल रहा होता है वक्तन फवक्तन, दैट नीड टू बी एड्रेस, कि हमने किन प्रॉब्लम्स को हल करना है बाय क्रिएटिंग न्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और फिर वो न्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता जाता है। अगेन आपको वही बताता हूं कि जैसे कैप्टन अगर सेंसिबल होगा तो वो किसी भी बैट्समैन को ग्राउंड के अंदर जाके जज कर लेता है कि ये बैट्समैन मेरे बॉलर्स को यहां पे बॉल आती है तो हिट कर देता है। सबसे पहले तो मैनेजर को यानी कैप्टन को इस काबिल होना चाहिए, फिर उसको अपने प्लेयर को बुला के बता देना चाहिए कि यार ये यहां पे बड़ा स्ट्रांग है, इसको यहां पे मत करो, ये इसका वीक पॉइंट है, मैंने जज कर लिया हुआ है, यहां पे इसको बॉल करो, ये इसका वीक पॉइंट है, वहां से ये इस तरह करता है, पुल करता है और एज हो जाता है। ये मैंने 2-3 दफा देखा है, तुमने भी नोट किया होगा। ये होता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे फिर पता चलता रहता है अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल हो तो, एंड फिर हम एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करते जाते हैं एंड फाइनली अचीव कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है मोटिवेट, कि बेटे टाइम टू टाइम आपको अपनी टीम को मोटिवेट लाजमी करना है। जैसे आपने आमतौर पे क्रिकेट मैच में देखा होगा कि कैप्टन जाके फौरी तौर पे हलाशेरी करता है, यूं वेल डन गुड, मतलब इस तरह से अप्रिशिएट करना बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे मोटिवेशन आती है और पूरे जज्बे के साथ टीम काम करती है और डेफिनेटली कामयाबी ऐसी टीम को जल्दी मिल जाती है। तो पढ़ने लगे हैं, फॉर एनी बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट हैव अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, यानी मोटिवेटेड वर्कफोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और किसी भी अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो वो मोटिवेशन फोर्स क्या हो सकती है। नंबर 1, गुड रेट्स ऑफ पे, यानी आप उनको अच्छी तनख्वाह दो, अच्छी तनख्वाह दोगे वो बड़े मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए। वर्किंग कंडीशंस उनकी बहुत अच्छी कर दो, फ्रिंज बेनिफिट्स उनको बहुत ज्यादा दे दो। फ्रिंज बेनिफिट्स कहती हैं एक्स्ट्रा जो उनको आप दे रहे होते हैं, जैसे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, कंपनी की कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है, कहीं कंपनी का डॉक्टर है, अगर आप बीमार हो तो फलां जगह से जाके दवाई ले आइएगा, तो लाइक इस तरह के इनको बेनिफिट्स कहते हैं। या कोई टारगेट अचीव करने के बाद जिसको बोनस कहा जाता है कि ये ले लीजिए बोनस आपको मिल गया। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी अगर ये चीजें होंगी तो वर्कफोर्स बहुत मोटिवेटेड होती है। ऑल हेल्प टू मोटिवेट पीपल, हाउएवर मैनेजमेंट also needs to persuade workers to attain company's objective। तो ये तो कुछ आपके पास पैसे से यानी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। इसके अलावा एक मॉरल एप्रिसिएशन भी होती है कि टाइम टू टाइम आप उनके साथ जाके बैठें और उनके कंधे पे इस तरह से यूं कहें, या पूरी टीम के सामने उस बंदे को कहें वेल डन, यू हैव डन इट, यानी एक मॉरल एप्रिसिएशन भी करनी है, सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। और अगर ये चीजें होंगी तो वो वर्कफोर्स बहुत मोटिवेटेड होगी एंड थिंग्स विल बी मोर डन इजीली। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है डेवलप, इंप्रूविंग द लेवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इनपुट्स, यानी वक्तन फवक्तन आपको अपनी इनपुट्स का लेवल अप करना पड़ेगा। जैसे पेप्सी कंपनी या कोका कोला कंपनी को अपने ज़हन में लेके आए, तो आज से 50 साल पहले वो जिस तरह का कोक बना रहे थे या पेप्सी बना रहे थे, बेटा उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को इंप्रूव किया, बहुत इंप्रूव टेस्ट है उनका। तो आपको अपनी इनपुट्स का जो लेवल और परफॉर्मेंस है वो अप करना पड़ेगा, सो दैट द बिजनेस एज अ होल इंप्रूव्स, ताकि बिजनेस कामयाब हो पाए। एग्जांपल देने लगे हैं, और ये किस तरह हो सकता है एग्जांपल के थ्रू, कि ट्रेनिंग द वर्कफोर्स टू इंप्रूव स्किल्स, कि अपनी वर्कफोर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दें ताकि उनकी स्किल्स जो है वो इंप्रूव कर जाएं। अपग्रेडिंग ऑफ द इक्विपमेंट, अपनी कंपनी के अंदर की जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करें। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, और अपनी कंपनी में नई से नई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाते जाएं। डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड हाई से हाई होता चला जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आई थिंक सो ये दोबारा वो सेम लेके आ गया कि कम्युनिकेट करना। ये ऊपर हमने शायद पढ़ लिया, लेकिन एक दफा फिर देख लेते हैं कि विदाउट कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस देयर वुड बी नो लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट वुड बी इम्पॉसिबल। कि बेटे अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी, यानी जो मैनेजर चाह रहा है वो अपने इंप्लॉयज को अच्छे से गाइड कर दे, एंड इंप्लॉयज में एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो मैनेजर की बात को अच्छे से समझ ले। अगर तो कम्युनिकेशन इज स्ट्रांग, थिंग्स विल बी मोर इजीली डन। लेकिन अगर नहीं होगा तो थिंग्स विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डन, यानी वो मेस क्रिएट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। द सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, दैट इज मैसेजेस आर सेंट टू, यानी अच्छे तरीके से मैसेजेस को भिजवाना चाहिए, एंड रिसीव्ड बाय, और रिसीव करने वाले को वो रिसीव होना चाहिए, द पर्सन फॉर होम दे आर इंटेंडेड एंड आर एक्नॉलेज्ड थ्रू फीडबैक। और फिर उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए कि जिसको मैसेज मिले वो फिर कहे कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया, और फिर उस मैसेज का एक प्रॉपर आंसर करे, यानी एक जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है शुड बी कंप्लीट।
जी बेटे, लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज स्टाफिंग. The main purpose of the staffing is to hire the right people for the right jobs to achieve the objectives of the organization. बेटे सबसे पहला जो स्टाफिंग के अंदर जो पॉइंट है वो ये तो है कि किसी भी मैनेजर को सबसे पहले तो खुद स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इनफ होना चाहिए कि उसको पता हो कि मेरे पास क्या जॉब है, तो सबसे पहले वो जॉब के लिए राइट पर्सन को हायर करे. ऐसे ही किसी बंदे को हायर ना कर ले, क्योंकि अगर वो गलत बंदे को हायर कर लेगा तो डेफिनेटली वर्क विल नॉट बी इजी. तो पहले तो राइट पर्सन को आपने हायर करना है. उसके बाद क्या होगा, स्टाफिंग ऑल्सो एनकम्पसेस ट्रेनिंग. डेफिनेटली उस फिर राइट पर्सन को, उसके अंदर एबिलिटी तो है, फिर आपको उसको ट्रेनिंग देनी है एंड डेवलप करना है. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उससे जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसको आपने टाइम टू टाइम इवेल्युएट भी करना है एंड फिर उसको प्रमोशन भी देनी है या वक्तन फवक्तन आपने उनकी ट्रांसफर भी करनी है. सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन स्टाफिंग. सो बेटे ये आज का टॉपिक था, द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो इनके नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.